सो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। हमने ऑलरेडी बैंकिंग कंपनी टॉपिक पढ़ा हुआ है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग कंपनी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज? तो बच्चा लोग, इंडिया में जितनी भी बैंक्स रजिस्टर्ड हैं, जितनी भी बैंक रजिस्टर्ड है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसे हम बोलेंगे बैंक्स। दे आर रजिस्टर्ड एज बैंक अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। लेकिन बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जिसका काम है जनरल पब्लिक को लोन देना, जनरल पब्लिक को फाइनेंस करना। अब ऐसी कंपनीज रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और वी कैन से कंपनीज एक्ट 2013। मतलब बीइंग अ पब्लिक, अगर हमें लोन लेना है तो हम बैंक से भी ले सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से भी ले सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है? बैंकिंग कंपनी रजिस्टर्ड होता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, whereas NBFCs they are registered as companies. They are registered as companies under Companies Act 1956 और 2013। इन एनबीएफसीज का काम क्या होता है? तो अलग अलग टाइप की एनबीएफसीज होती है, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, चिट फंड, निधि फंड कंपनी, असेट्स कंपनी, एटसेट्रा। ऐसी वेरियस टाइप की एनबीएफसीज होती है, अलग अलग टाइप की एनबीएफसीज होती है। अब ये कोई भी टाइप की एनबीएफसीज हो, कोई भी टाइप की एनबीएफसीज हो, these NBFCs are divided into two parts. These NBFCs are divided into two parts. Either they will be considered as systematically important, either they will be considered as systematically important, or they will be considered as non systematically important. इन शॉर्ट आप ऐसा समझो ना, एनबीएफसी दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। पता कैसे चलता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है या नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है? तो अगर असेट्स का टोटल वैल्यू, टोटल असेट्स उस बैंक का, एनबीएफसी का, उस एनबीएफसी का टोटल असेट्स इज मोर देन 500 crores as per last audited बैलेंस शीट। ऐसी एनबीएफसी जिसका टोटल असेट्स बेस इज मोर देन 500 crores, मोर देन 500 crores, 2-3 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 500 करोड़ से ज्यादा है उसके असेट्स का बेस। तो वो भी कौन से? एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, इस साल का नहीं, मेरा लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट 500 करोड़ से ज्यादा का असेट्स बेस लेकर बैठा है, तो हमारी एनबीएफसी कहलाएगी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। तो अगर लेस देन 500 करोड़ हुआ तो वो यहां पर आ जाएगा। सर क्या फर्क पड़ता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हो या नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हो? बच्चा लोग, सिस्टमेटिकली और नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का डिस्टिंग्विश हमें आरडीडी कैलकुलेशन करने के लिए चाहिए। जैसे हमने बैंक्स में आरडीडी कैलकुलेट किया था, हमने बैंकिंग कंपनी में आरडीडी कैलकुलेट किया था ना, परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स फर्दर कैटेगराइज एज सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस असेट्स। ऐसे किसी भी एनबीएफसी के लोन्स एंड एडवांसेस को हमें उसी कैटेगरीज में डिवाइड करना है। देखना पड़ेगा परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग है। नॉन परफॉर्मिंग में फर्दर कैटेगरी सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस असेट्स। तो अब बात करते हैं पहले, अगर असेट्स परफॉर्मिंग असेट्स है, अगर असेट्स परफॉर्मिंग असेट्स है तो वैसे कैसे डिसाइड करते थे हम परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग?
कुछ याद है आपको? परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग किस बेसिस पर डिसाइड किया जाता था? तो वहां पर मैंने आपको बताया था, अगर लोन एंड एडवांसेस 3 महीने से नहीं मिला है, मैक्सिमम 3 महीने से ज्यादा नहीं हुआ, तो उसे परफॉर्मिंग बोलेंगे। लेकिन 3 महीने से ज्यादा हो गया, 3 महीने से ज्यादा हो गया, तो उसे एनपीए बोलते हैं। इस एनपीए में वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में पड़ा रहता है, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में पड़ा रहता है 12 महीने तक। फिर उसके बाद यहां से हटाकर उसे डाउटफुल असेट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। फिर वो डाउटफुल में पड़ा रहता है, फिर अप टू 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, अप टू 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, वो कोई भी क्राइटेरिया हो, वो ऑलवेज डाउटफुल असेट्स में ही पड़ा रहता है। लेकिन अगर आरबीआई इंस्पेक्टर ने या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि पैसा नहीं मिलेगा, तो हम उसे लॉस असेट्स कंसीडर कर लेते हैं। सिमिलर टू दैट, एनबीएफसीज अपने असेट्स को क्लासिफाइज करती है, परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग। तो उसमें ना आपको सिर्फ ये सब स्टैंडर्ड का एक चेंज याद रखना है, सब स्टैंडर्ड के लिए एक चेंज याद रखना है। उनके लिए 12 मंथ नहीं है, 14 मंथ है। एनबीएफसी के लिए सब स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया 14 मंथ है। एनबीएफसी के लिए सब स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया 14 मंथ है। लेकिन अब धीरे धीरे एनबीएफसी आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, और अब एनबीएफसी ने भी सब स्टैंडर्ड के लिए 12 मंथ का ही क्राइटेरिया रख लिया है। पहले 14 मंथ होता था, लेकिन अब 12 मंथ होता है। तो आप क्वेश्चन में देखना, आपको कौन से टाइम का क्वेश्चन पूछा है। 31 मार्च 17 तक का पूछा है, 31 मार्च 17 तक का पूछा है, तो 14 मंथ लेंगे। ऑन और आफ्टर 31 मार्च 18 है, तो 12 मंथ। 31 मार्च 18 के पहले एनबीएफसीज, 31 मार्च 17 के पहले एनबीएफसीज अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के सब स्टैंडर्ड में 14 मंथ तक रखती थी। फिर 14 मंथ के बाद उसको डाउटफुल असेट्स में ट्रांसफर करती थी। बट अब धीरे धीरे सारी एनबीएफसीज आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करके 12 मंथ ही कंसीडर करती है। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, आपको मार्च 17 के पहले का क्वेश्चन दिया है या मार्च 17 के बाद का। मार्च 17 के पहले का दिया है तो 14 मंथ लेकर आना, मार्च 17 के बाद का दिया है तो 12 मंथ लेकर आना। कोई डाउट? ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब रेट्स क्या है? तो परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए ना, याद करो, मैंने आपको 0.4% याद करवाया था बैंकिंग कंपनी में। यहां पर पहले पता करो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है या नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पढ़कर पता चलता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है, ये वाली एनबीएफसी है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है, सो फॉर देम वापस देखना पड़ेगा 31 मार्च 17 के पहले का है या 31 मार्च 17 के बाद का है। अगर 31 मार्च 17 के पहले का है तो 0.35%, 0.35%। बट अगर ऑन और आफ्टर 31 मार्च 18 है तो धीरे धीरे अब ये आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं 0.4%। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में कौन से डेट का क्वेश्चन दिया है। अगर 31 मार्च 17 तक का क्वेश्चन दिया है तो 0.35% अप्लाई करना। 31 मार्च 17 के बाद का क्वेश्चन दिया है तो 0.35% अप्लाई करना। 31 मार्च 17 के पहले का क्वेश्चन दिया है तो 0.35% अप्लाई करना। 31 मार्च 17 के बाद का क्वेश्चन दिया है तो 0.35% अप्लाई करना। 31 मार्च 17 के बाद का क्वेश्चन दिया है तो 0.35% अप्लाई करना। 31 मार्च 17 के बाद का क्वेश्चन दिया है तो 0.35% अप्लाई करना। 31 मार्च 17 के बाद का क्वेश्चन दिया है तो 0.35% अप्लाई करना। 31 मार्च 17 के बाद का क्वेश्चन दिया है तो 0.35% अप्लाई करना। 31 मार्च 17 के बाद का क्वेश्चन दिया है तो 0.35% अप्लाई करना। 31 मार्च 17 के बाद का क्वेश्चन दिया है तो 0.35% अप्लाई करना। 31 मार्च 17 के बाद का क्वेश्चन दिया है तो 0.35% अप्लाई करना। 31 मार्च 17 के बाद का क्वेश्चन दिया है तो 0.35% अप्लाई करना। 31 मार्च 17 के बाद का क्वेश्
31 मार्च 17 के बाद, मतलब मार्च 18 के बाद से कोई क्वेश्चन आ गया तो 0.4% अप्लाई करना. दिस रूल इज फॉर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट. For non-systematically important, it is 0.25%. It is 0.25%. अब अगर असेट्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है और वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में पड़ा हुआ है, तो पता कैसे चलेगा सब स्टैंडर्ड? तो बच्चा 31 मार्च 17 के पहले है तो 14 मंथ, 31 मार्च 18 के बाद है तो 12 मंथ. क्वेश्चन में अगर दिया ये कितना सब स्टैंडर्ड है तो 10%. 10%. वेदर सिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 10% अप्लाई कर देना. टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 10%. टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 10%. लेकिन अगर डाउटफुल है तो उसमें पता करना सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है. सिक्योर्ड है तो बहुत इजीली याद रखना, यहां पर 10 है ना, तो 10-10 बढ़ाते जाओ, 10, 20, 30, 40. बट यहां पर होता है 50. 10 ऐड, फिर 10 ऐड, बट 30 में 20 ऐड करके 50 ले लिया. किसी तरीके से ऐसा ट्रिक याद रखो ना, 10, 20, 30, फिर 30 में 20 ऐड करके 50 ले लिया. 10, 20, 30, 50. और अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए 100%. 100%. Loss assets 100%. So this is the rate of RDD for NBFCs. हमने जो रेट ऑफ RDD बैंकिंग कंपनी का पढ़ा था वो बैंकिंग कंपनी पर अप्लाई करना. अगर एग्जाम में NBFC वाला क्वेश्चन आ गया, सर हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में क्लियर कट दिया रहेगा, कैलकुलेट RDD ऑफ NBFCs. उसमें भी दिया रहेगा whether it is systematically important or non systematically important. That information will also be given in the question. So टॉपिक का नाम लिखो फटाफट. So इससे जुड़े हुए सम करते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस. Illustration 3. While closing its books on 31st March 17, बच्चा लोग March 17 दिया है. A non-banking financial company has its advances classified as follows. 31st March 17 को उसके assets का classification दिया हुआ है. In that standard assets, substandard assets, secured portion of doubtful assets, 1 year, more than 1 up to 3, more than 3, unsecured portion of doubtful assets and loss assets. ये details दिया हुआ है. Calculate the amount of provision which must be made against the advances as per non-banking financial company, non-systematically important. और वापस बोला है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, दोनों का पूछा है. वैसे भी सिस्टमेटिकली नॉन सिस्टमेटिकली अगर डिफरेंस करूं दोनों में, तो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, स्टैंडर्ड असेट्स के लिए, स्टैंडर्ड असेट्स के लिए रेट्स अलग है, बाकी के लिए तो असेट्स के रेट सेम ही है. तो पहले हम नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट का करते हैं. नॉन सिस्टमिकली, चलो कैलकुलेशन करते हैं.
कैलकुलेशन ऑफ RDD, फर्स्ट पॉइंट लिख दो। फर्स्ट का हम RDD कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले क्या था, सिस्टमेटिकली या नॉन सिस्टमेटिकली? नॉन सिस्टमिकली सर। चलो पहला, असेट्स का नाम, स्टैंडर्ड असेट्स अमाउंट, 16,800, परसेंट, 0.25%। एक मिनट सर, 42, substance 1340, 1340, 10%। सर उसमें सिक्योर्ड पोर्शन अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर 320, 64, 90, 27, 30, 15, 97, 48, 427, ये अभी हमने फर्स्ट का किया। अगर हम सेकंड जैसे बात करें, सेकंड में क्या पूछा है? सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट का तो सर। सिर्फ ये एक चेंज हो जाएगा, दैट विल बी 0.35%। क्यों 35% मैं ले रहा हूं? क्योंकि 31 मार्च 17 का समय, अगर यही एग्जाम में 31 मार्च 18 वाला सम आ जाए तो 0.40% ले लेंगे। चलो सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेशन कर लो आप लोग। In that case, it will be only 443.8। मतलब पहला वाला कितना आ जाएगा? 16,800 इंटू 0.35%, 58.8 आता है सर। बाकी सब सेम ही रहेगा। तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।